इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरीके से ये लोग स्क्विड गेम्स की तरह लोगों को रिक्रूट करते थे और एक ऐसी फैसिलिटी में ले जाते थे जहाँ से उनका वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था, और वहाँ पे लोगों के साथ किस किस तरीके के गेम्स खेले जाते थे और किस तरीके से उनके साथ ब्रुटैलिटीज़ करी जाती थी और किस तरीके से वो पूरी फैसिलिटी वर्क करती थी। ये सब हमने पार्ट 1 में जाना। आज हम जानेंगे कि उस फैसिलिटी के अंदर एक ऐसा वार्ड था जिसका नाम था साइकियाट्रिक वार्ड, क्योंकि जो विक्टिम्स उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे या यूँ बोलूँ कि क्वेश्चनिंग करते थे, तो वो उनको इस साइकियाट्रिक वार्ड में भेज दिया करते थे। इस साइकियाट्रिक वार्ड के अलावा भी आज हम इतना सब कुछ जानेंगे जो शायद तुम्हारा दिमाग तो उड़ा सकता है। अगर तुमने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा है तो तुमको ये तो बिलीव अभी तक नहीं हुआ होगा कि ये सब एक गवर्नमेंट फंडेड फैसिलिटी में हो रहा था, और गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशनल फिल्म भी बनाई थी। वो एक शॉर्ट फिल्म थी और तुम सोच नहीं सकते उसके अंदर किसने कैमियो दिया था। उसके अंदर कैमियो दिया था पार्क और उसके इन-लॉज ने। हाँ, ये वही लोग थे जो लोग उस फैसिलिटी को चलाते थे फॉर द गवर्नमेंट, और इन लोगों ने इस फैसिलिटी को चलाने के लिए एक प्रमोशनल फिल्म बनाई जहाँ पे इन्होंने एज अ विक्टिम प्ले किया कि किस तरीके से वो बेगर्स और होमलेस लोग इनको परेशान करते हैं और ये अपनी पूरी मेहनत से उनकी ज़िंदगी को सुधारने में लगे हुए हैं। किस तरीके से ये उन लोगों के बीच में बैठकर ही खाना खाते हैं और किस तरीके से ये वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं जो इनके लिए काफ़ी टफ हैं। ये एक इस तरीके का व्यू पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको डोनेशंस मिल सकें, क्योंकि इसको एज अ चैरिटी प्रमोट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक चर्च भी था तो इसको बहुत सारी डोनेशंस मिलती थी, इसको वर्ल्ड वाइड से डोनेशंस आती थी, और उसी डोनेशन के नंबर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया एक शॉर्ट फिल्म बनाने का। और तुम ये तो देखो ये कितना ज़्यादा डायबॉलिकल है कि उन्हीं लोगों ने इसमें कैमियो किया जो लोग वहाँ पे सारी ब्रुटैलिटी कर रहे थे। जितनी भी ये चैरिटी आती थी और जितना भी वहाँ पे पैसा आता था वो सब वहाँ के फंड्स के अंदर जाता था। वहाँ पे इनके पास एक फंडिंग रूम था जिसके अंदर ये वो सारी फंडिंग रखते थे, और पार्क इसके अलावा अदर सोर्सेज में भी फंडिंग रखता था जो कि उससे अलग थी, क्योंकि चर्च के नाम पे इसको डोनेशन मिलती थी। इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते थे, लाइक क्लोथ डोनेशन स्कैम। लोग इनको क्लोथ डोनेट करते थे और ये उन क्लोथ्स को बेचते थे जिससे ये पैसा कमाते थे। और तीसरा, इनको गवर्नमेंट फंडिंग मिलती थी बहुत सारी भर भर के, जिसका ये बहुत ही थोड़ा पार्ट यूटिलाइज करते थे उस फैसिलिटी को रन करने के लिए, और बाकी पार्क और उसके इन-लॉज अपने पास रख लिया करते थे। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक इन हाउस फैक्ट्री भी सेटअप करी थी जिसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे माइक्रो गुड्स की, और ये उनको बेचा करते थे उस सोल या उस कैपिटल की मार्केट में ताकि ये पैसा कमा सकें, और वहाँ से भी एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ मनी जनरेट करते थे जो कि एक फ्री मनी था इनके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर इनके लिए वर्क कर रही थी वो एक फ्री लेबर थी इनके लिए। और ये सारे पैसे की अगर हम वेल्थ मिलाएं तो ये $multi-million में बनता है। 1987 में फाइनली ये एक्सपोज होता है कि किस तरीके से इस फैसिलिटी के अंदर ब्रुटैलिटीज़ करी जाती हैं, किस तरीके से यहाँ पे होती है लोगों की, और किस तरीके से यहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। ये सब दुनिया के सामने आता है, एंड फाइनली गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली रेड करती है और यहाँ से पार्क को गिरफ्तार करती है। वो पार्क को अरेस्ट करती है बेसिकली 2 क्राइम्स में, जिसमें से पहला होता है एक फाइनेंशियल स्कैम जिसमें डोनेशन स्कैम्स एंड ऑल होते हैं, और दूसरा होता है फॉर रनिंग अ इलीगल कन्फाइनमेंट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट वहाँ से $8 मिलियन की वेल्थ भी सीज करती है, एंड वो जितने भी असेट्स होते हैं पार्क के उन सबको भी सीज कर लेती है। बट जो पार्क के असेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑक्शन के लिए डाल देती है ताकि उससे गवर्नमेंट को पैसा मिल सके। वो अराउंड $11 मिलियन के ऑक्शन के लिए उसकी वेल्थ को, उसके असेट्स को रखती है, जिसमें उसका एक घर होता है, एक गोल्फ यार्ड होता है, उसमें उसकी एक बोट होती है, उसके व्हीकल होते हैं एंड ऑल। एंड ये तो वो पैसा था जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता था कि पार्क इन सब पैसों से ये सब खरीद चुका है। इसके अलावा भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी था जो कि गवर्नमेंट से छुपा हुआ था, जिसके बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि वो पैसा पार्क के पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो पार्क ने अपने इन-लॉज को दिया था होल्ड करने के लिए। एंड जब पार्क को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको सज़ा सुनाई जाती है
तो यू डोंट बिलीव कि उसको उस अपने क्राइम के लिए, उस मल्टीपल मर्डर्स के लिए, उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए कितनी लंबी सज़ा मिलती है। यू डोंट बिलीव मी, दैट वाज अ 2.5 years ऑफ जेल टाइम। यस, सिर्फ 2.5 साल की जेल इतने सारे क्राइम करने के बाद। ये सुन के मेरा दिमाग हिल गया था कि क्या सच में किसी कंट्री का कोर्ट इतना ज़्यादा पागल हो सकता है। लेकिन जब पार्क अपना जेल टाइम ख़त्म करके बाहर आता है तो पार्क के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि पार्क ने भी कभी सोचा नहीं होता। जो गवर्नमेंट होती है वो पार्क को मेडल देती है फॉर देयर वर्क, और तुम भी नहीं सोच पाओगे कि सच में ऐसा हुआ था। जो गवर्नमेंट होती है वो पार्क को मेडल देती है और उसके इस काम को अप्रिशिएट करती है जो उसने ये फैसिलिटी को रन किया था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट उसको हायर करती है फॉर अ सोशल वेलफेयर एडवाइजर जॉब। The level of madness is still crazy. Now ये जितने भी लोग होते हैं जो इसके विक्टिम बने होते हैं वो सब साउथ कोरिया में कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं सालों तक, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता। बट फिर धीरे धीरे उनको एक्सपोजर मिलना शुरू होता है और वो दुनिया के सामने आते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये सब हुआ, और फिर कोर्ट इस चीज़ पे ध्यान देता है और उनकी प्रोसीडिंग्स करता है। एंड एट द एंड ये साबित होता है कि हाँ, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की वजह से ये सारी कन्फाइनमेंट रन हुई और वो उनके विक्टिम्स बने। और जब ये क्लैरिफाई हो जाता है तो गवर्नमेंट के पर्सनल्स आते हैं और उन सारे विक्टिम से माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं उस इलीगल कन्फाइनमेंट को रन करने के लिए। बट सैड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट उनको कोई भी मेंटल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती। वो जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही मेन, बहुत ही अहम हिस्सा उस फैसिलिटी के अंदर बिता चुके होते हैं जो कि गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। बट स्टिल गवर्नमेंट उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है सोचने में। बट वो लोग एटलीस्ट खुश होते हैं कि आखिर किसी ने आकर तो उनसे माफ़ी मांगी उनको इस तरीके से टॉप करने के लिए। बट जो पार्क होता है वो इस पॉइंट तक ये देश छोड़कर जा चुका होता है, वो साउथ कोरिया छोड़कर जा चुका होता है और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर देता है। उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। वो अपने पैसे से, जो उसने अपने इन लॉज के पास रखवाया था, वो उस पैसे से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चर्च खरीदता है, एक हाउस खरीदता है और भी मल्टीपल एसेट्स खरीदता है, और वो वहाँ पर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी वापस से शुरू करता है। वो अपनी लाइफ ऐसे जी रहा होता है जैसे उसको कोई पछतावा ही ना हो। और मैं ऐसा हवा में ही नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, क्योंकि जब एक न्यूज पब्लिकेशन पार्क को रीच करता है और पार्क से इंटरव्यू के लिए पूछता है तो पहले तो पार्क हाँ कर देता है, बट लेटर ऑन पार्क खुद ही कॉल करके उस न्यूज रिपोर्टर को मना करता है कि वो इंटरव्यू नहीं दे सकता। लेकिन जब वो रिपोर्टर उससे क्वेश्चन करती है ओवर द कॉल कि क्या आपको अपने क्राइम के ऊपर पछतावा है जो आपने ब्रदर्स होम के नाम पे किया है, क्या आप उन लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं जिन लोगों की जिंदगी आपने तबाह कर दी, तो वो आदमी कुछ ऐसा बोलता है जिसको सुनने के बाद मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ गया था। When I said to him, "Do you have any intention of apologizing to the victims?" he laughed and he said, "Apologize for what?"